नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां सनातन धर्म को लेकर कई राजनेताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिसके बाद संत समाज काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। सनातन धर्म के खिलाफ बयान वाली देवी देवताओं का अपमान और ग्रंथों में वर्णित बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने को लेकर अखाड़ा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की आपातकालीन बैठक में संतों ने सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। सबके सामने जब रोए तो उसने कहा कि पंचदेव भाषण को देता। देहरादून में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इन निर्माण कार्यों के दौरान ऐसे प्रभावित मुआवजे पर सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। बता दें कि कांग्रेस के बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने साफ कहा है कि सरकार लोगों की आशाएं तोड़ रही है, लेकिन मुआवजा ठीक प्रकार से नहीं दे रही। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट ने भंडारी के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि सरकार प्रभावितों से बात करके ही उनका मुआवजा तय कर रही है। मास्टर प्लान लागू हो, विकास होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं, पर विकास की शर्त पर लोगों का रोजगार छीन लें, लोगों को बेघर बना दें, घर सड़कों पे लोगों को आवारा घूमने के लिए मजबूर कर दें, ये कोई बात नहीं हुई। हमने पहले कहा है कि जिन लोगों की दुकानें लूटी हुई हैं, तोड़ी गई हैं, हटाई गई है, उनको तत्काल प्रभाव से बसाया जाए। वो जहाँ वो लोग मांग रहे हैं, जिस स्थान पर वो मांग रहे हैं, जितनी मुल्क उनकी ज़मीन थी, सरकार घोर लापरवाही कर रही है, अनसुना कर रही है। और सारे जितने हमारे व्यापारी हैं वो बहुत परेशान हैं। वो कई दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। पंडे हैं, पुरोहित हैं, व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं। इसलिए सरकार को तत्काल उनका विस्थापन करना चाहिए, उनको दुकानें आवंटित करनी चाहिए। नहीं, बीच में विषय निकल कर आया था। उसके बाद कमिश्नर वहाँ गए, वहाँ के जो जिलाधिकारी वो वहाँ गए और लोगों को संतुष्ट किया गया है। सबकी मांग थी कि उनसे बातचीत करने के बाद तोड़फोड़ हो, और क्योंकि यात्रा काल चल रहा था, स्वाभाविक रूप से रिएक्शन आना आवश्यक था, लेकिन सबको उनके हिसाब से उनकी ज़मीन का जो विषय है, सारा विषय का समाधान इस समय निकल चुका है। देहरादून में मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। वहीं मौसम विज्ञान ने देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि इन सभी जिलों में बिजली चमकने और तेज गर्जन के साथ बारिश होने के आसार जताए गए हैं। साथ ही साथ उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिले में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देहरादून में लगातार कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए लोगों को हिदायत दी गई है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें और बिना काम बाहर न निकलें। इसके साथ ही साथ कुछ जिलों में हल्की बारिश के भी आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार से बात कर फीडबैक लिया है। बता दें कि विधानसभा कार्यालय बैठक में प्रेमचंद अग्रवाल ने डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर डेंगू बढ़ रहा है और सरकार उसके लिए बहुत गंभीर है, लगातार चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हों, और आज मेरे द्वारा भी एक उनसे टेलीफोन के माध्यम से सचिव हेल्थ से मेरी बात हुई है, और महानिदेशक हेल्थ और अन्य अधिकारियों को मैंने बुला के पूरे प्रदेश की और जिले की विशेष रूप से जानकारी ली है कि इसमें हम लोग किस प्रकार से और नियंत्रित हम कर सकते हैं। तो लगातार, जैसे मैंने कहा कि सरकार गंभीर है, ऐसे में जो हमारे देहरादून के जो 24 ऐसे वार्ड हैं जिन पे कुछ हमें लगता है कि बहुत सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उन पे हमारी टीमें जा रही हैं, लगातार उनके घर घर जाके और जागरूकता अभियान जैसा भी चला रही हैं। उनके लार्वा यदि उनके यहाँ कुछ ऐसे हैं तो उनको चेक कर रही है, नष्ट कर रही है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि 16 सितंबर को इसके तहत प्रदेश भर में धार्मिक और खेल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम के जन्मदिन पर भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा के साथ ही मैराथन दौड़ भी कराई जाएगी। साथ ही महिला कार्यकर्ता मंडल स्तर पर मंदिरों में पूजन कार्यक्रम को अंजाम देंगी। उन्होंने कहा कि नकल निरोधक कानून और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता प्रदेश के युवाओं को बड़ा लाभ दे रही है। युवा हित में सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्म दिवस 16 सितंबर के शुभ अवसर पर इस दिन को प्रदेश के अंदर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के द्वारा सभी जनपद मुख्यालयों में मैराथन दौड़ का आयोजन रखा गया है। और साथ ही महिला मोर्चे के द्वारा पूरे प्रदेश भर में मंदिरों में भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस शुभ अवसर पर 48 दिए जलाकर उनका जन्मदिन भाजपा महिला मोर्चे द्वारा मनाया जाएगा। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र के गायब हुए 6 साल के बच्चे के मामले में पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस ने महिला के साथ 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से बच्चे को भी सही सलामत बरामद कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि महिला ने ही दोनों आरोपियों को 1 लाख रुपए में खरीदा था। जो रोशनाबाद सिटकुल क्षेत्र में रहते हैं और इनके द्वारा अपने 6 साल के बच्चे को ये गायब होने की सूचना दर्ज कराई गई थी। और चूंकि बच्चे की जब तलाश की गई उसका कहीं पता नहीं चला तो कहीं ना कहीं ये मामला संगीन लगता हुआ अपहरण के मामले इसमें दर्ज किए गए बच्चे का। और इसमें लगातार टीम ने जो है आसपास भी पूछताछ करी, जो CCTV फुटेज देखते हैं उसके आधार पर एक व्यक्ति उस बच्चे को संदिग्ध अवस्था में ले जाते दिखाई दिया। इसके बाद ई रिक्शा से वो अन्यत्र स्थान पर चला गया। उस ई रिक्शा को ट्रैक करते हुए और हमारी टीम ने जब जानकारी करी तो उसमें एक रविंदर नाम के व्यक्ति को पकड़ा। और उसके द्वारा जब पता चला कि वह एक महिला है शगुन, जिसको पहले से जानता है जहाँ पर रह रहा है वो, और उसके कारण जो है उसने उसको एक मेल उसकी आवश्यकता थी, बच्चे की आवश्यकता थी, जबकि उसके यहाँ 13 साल की बेटी पुरुष है। और चूंकि ये रविंदर पहले ही किराए पर जहाँ रहता था उसको जानकारी थी कि वहाँ एक व्यक्ति है, उनके यहाँ 4 बच्चे हैं जो सुभाष जी के, और इस कारण उसने उस बच्चे को टारगेट किया और अपने मित्र के साथ जो उसके साथी था उसके साथ इस बच्चे का अपहरण करके 1 लाख रुपए में सौदा किया। तो 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो अपहरण करने में शामिल थे और एक इसमें महिला की भी गिरफ्तारी हुई है जिसने बच्चे को प्राप्ति के लिए इसमें पैसे देकर इस अपहरण कांड को कारित कराया था। अगली खबर देहरादून से है, जहां यातायात पुलिस में तैनात उप निरीक्षक शशिभूषण नेगी जो कि प्रिंस चौक पर यातायात संचालन में तैनात थे, वहीं तहसील चौक से प्रिंस चौक की ओर आ रही बिना नंबर की प्लेट की बाइक को रोका गया, जिसको ना रोकने पर वाहन ने बाइक भगाने का प्रयास किया है। जिसके बाद संदेह की स्थिति में वाहन को घेर कर चालक को रोका गया, जिसके बाद वाहन के चेसिस नंबर के साथ ही साथ वाहन की चेकिंग करने पर पता चला कि वाहन चोरी का है। वहीं वाहन चालक पर अग्रिम कार्रवाई कर कोतवाली पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने चोरी की गाड़ी बैरिकेड से भगाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो युवक ने गाड़ी और तेज कर दी, लेकिन पुलिस विभाग के द्वारा युवक को घेरकर बाइक को रोका गया और उसके बाद जांच पड़ताल करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि बाइक चोरी की है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है और आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी में शॉर्ट सर्किट के कारण कार एक्सेसरीज की दुकान में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं एसपी सिटी ने अधीनस्थों के साथ मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला है। साथ ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगातार जुटी हुई है। काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। ये यहाँ सीट कवर की और टायर के पीछे सीट कवर और कवर की दुकान थी, इसमें बहुत आग लगी थी, भयंकर आग लगी थी। हमारे फायर टेंडर की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं और हमारे फायर दमकल के कर्मी लगातार आग पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है और मेरे द्वारा और फायर टेंडर मंगवाए गए हैं, वो पहुँचने वाले हैं। फायर टेंडर यहाँ पर काम कर रहे हैं।
उत्तराखंड की धामी सरकार इस साल के आखिर में प्रदेश के अंदर एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जानकारी देने और निवेशकों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार देश में कई कार्यक्रम चला रही है। इसी के तहत एक कार्यक्रम दिल्ली में भी किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्यमियों को संबोधित किया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की कर्टन रेजर कार्यक्रम को रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे थे। यहां पहुंचकर उन्होंने तमाम उद्यमियों को, बिजनेसमैन को संबोधित किया है और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को उत्तराखंड में आकर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आज दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे थे, उद्यमियों को संबोधित किया है। साथ ही साथ तमाम योजनाओं को लेकर उत्तराखंड में लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन भी पहुंचेंगे। लंदन में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। लगातार देश सहित विदेशों के भी निवेशकों को लुभाने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लंदन में भारत रोड शो, इंडियन रोड शो के साथ ही साथ इस तरह का रोड शो दुबई और अबू धाबी में भी आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से पूरे देश के साथ ही साथ विदेश के अलग अलग कंट्रीज में तमाम इन्वेस्टर्स को लुभाने का काम किया जाएगा, जिससे भारी संख्या में इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में पहुंचकर उत्तराखंड में निवेश कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर सके। और माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार के भी अधिक से अधिक मौके मिलेंगे। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। राजेंद्र चौधरी ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार को काम ना करने वाली सरकार बताया। उन्होंने यूपी और उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से फेल करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार, अग्निवीर भर्ती जैसी योजना लाकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सामने नहीं आ सका, जिसको इस राज्य में एक में हम ये मानते हैं कि 500 की 500 सीट पर भाजपा हारने वाली है। और समाजवादी पार्टी का जो संगठन है या जो हमारा प्रभावी क्षेत्र हो सकते हैं, वो नैनीताल लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा हो सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस आधार पर बात हो सके, क्योंकि हरिद्वार में समाजवादी पार्टी का लोकसभा का एक बार सांसद रह चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बीते रोज हुई कैबिनेट बैठक में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी थी, उन प्रस्तावों में सेवा क्षेत्र नीति महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिसमें उत्तराखंड राज्य ने एक कदम आगे बढ़कर काम किया है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में विकास का पहिया तेज करने की योजना धामी सरकार ने बनाई है। दावा तो ये भी है कि बाकायदा उस योजना में युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कवायद भी है। दावा तो ये भी है कि 2.5 लाख करोड़ के जो निवेश करने का लक्ष्य सरकार ने चुना है, वो पूरा होगा और राज्य में विकास और तेज गति से बढ़ेगा। जबकि कांग्रेस रोजगार को लेकर सरकार से ही सवाल पूछ रही है कि पिछले दिनों जो भाजपा सरकार ने रोजगार देने की घोषणाएं की थी, उनकी सच्चाई बताए। दरअसल धामी सरकार का दावा है कि साल 2030 तक 2 लाख रोजगार के उम्मीद के साथ लाई गई सेवा क्षेत्र की नीति के जरिए जितने भी प्रोजेक्ट लगेंगे, इससे राज्य के 75% युवाओं को रोजगार देना जरूरी होगा। इस नीति के बाद राज्य में देश विदेश के नामी होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज,
विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी के निर्माण की राह आसान होगी। लेकिन निश्चित ही आज हमारे युवा मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है कि 2,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर लेके आएंगे, जिस प्रकार से उसकी रूपरेखा बनाई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में हयात में थे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा इन्वेस्टर समिट सफल होगा। श्री प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन यहाँ पर करेंगे और हम उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड विकास की ओर बढ़ेगा। हम अभी चल रहे हैं 2023 में और बात हो रही है 2030 की। मेरा तमाम नेतागणों से, भाजपा के और शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों से निवेदन है कि भविष्य काल में बात ना करें, या तो वर्तमान काल में बात करें या भूतकाल में बात करें कि कितने रोजगार अभी तक पिछले 6 सालों में आपने दिए और अभी जो लोग बेरोजगारी की लंबी कतार में खड़े हैं वो क्या करें, मर जाएं। आपका इन्वेस्टर्स समिट हमने 2018 में भी होते हुए देखा, 1,40,000 करोड़ के MOU साइन होने की बात की गई। उसके बाद दूसरी बात की गई कि उसमें से 30-35 हजार करोड़ धरातल पर उतरे, वो निवेश हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ निवेश करा। तो ऐसे में ये इन्वेस्टर समिट आपका सफल होगा, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उत्तराखंड में युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी दर राज्य सरकार के लिए हमेशा चिंता का सबब रही है। ऐसे में धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र का चयन करने का जो दावा किया है वो कितना रंग लाता है, ये आने वाला समय बताएगा। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में मेयर सुनील उनियाल गामा के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें बैठक में सड़कों के गड्ढों व निर्माण कार्यों के द्वारा गड्ढों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मेयर ने कहा कि शहर में जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके द्वारा गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि गड्ढों में जमा पानी ही डेंगू मच्छर के पनपने का कारण बनता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि निरीक्षण के दौरान अलग अलग जगहों पर जहां भी निर्माण कार्य चल रहा है वहां डेंगू के मच्छर का लार्वा ज्यादा मात्रा में मिला है और साथ ही साथ वहीं पर बीमारी ज्यादा हो रही है। इसके साथ ही साथ शहर में हर जगह हो रहे निर्माण कार्य के विभागों और अधिकारियों को बुलाकर उन्हें निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द खुदे हुए गड्ढों को भरने का काम किया जाए। जितने हमारे शहर में जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं, सबको कहा गया है कि जहां आपने खुदाई कर रखी है, जहां गड्ढे हैं, उनको तत्काल भरें। डेंगू का जो लार्वा है वो गड्ढों में, साफ पानी में जो है, क्योंकि जो जहाँ गड्ढे होते हैं और पानी वहाँ जमा हो जाता है तो वहाँ जो है लार्वा अधिक पनपता है। अभी जो हमारा 3 दिन पहले जो हमारे अधिकारियों ने एक सर्वे किया है, जिसमें हमारे गोपाल बिनवाल जी गए थे, तो उन्होंने देखा है कि जहाँ जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ वहाँ ये अधिक जो है लार्वा पनप रहा है। देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसके अलावा भी नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती है, जिस पर सफाई के अलावा फॉगिंग और छिड़काव का जिम्मा है। डेंगू के लिहाज से जो इलाके हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहां कहीं न कहीं सरकारी निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं, पानी रुक रहा है, वहीं डेंगू फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। शहर में डेंगू के शुरुआती मामले भी ऐसी ही जगहों से ज्यादा निकलकर सामने आए हैं। निर्माण कार्यों की वजह से पानी रुके होने के कारण लक्खीबाग, रेसकोर्स, पथरीबाग, धर्मपुर, हरिद्वार रोड सहित कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात ज्यादा खराब है। डेंगू के लिए हमारे हर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों और या हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जांच की सब सुविधाएं हैं। और अगर किसी को किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत है या कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो एक कंट्रोल रूम बना हुआ है स्मार्ट सिटी IT पार्क में, वो 24/7 हमारा वो काम कर रहा है। वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, लोग वहाँ कॉल कर रहे हैं अपने आप। तो ये जो कॉल सेंटर का जो नंबर है वो सब जगह हमने चस्पा कर रखे हैं हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे भी पेशेंट जा रहे हैं, डेंगू के पेशेंट, अगर किसी को प्लेटलेट से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उनको डोनर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। या कोई ओवर रेटिंग हो रही हो, जैसे डेंगू के हम लोगों ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें कि रेट फिक्स करे गए हैं
तो उससे अगर कोई ओवर रेटिंग करता है तो भी उनको उनकी समस्याएं सुन के उनके पैसे वापस करवाए जा रहे हैं। सबका मकसद एक ही है कि डेंगू पे हर हाल पे जो है नियंत्रण करना है, और जो विभागों के हीला हवाले है, जो हमारे स्मार्ट सिटी वाले काम कर रहे हैं, हमारे PWD वाले काम कर रहे हैं, जिन्होंने गड्ढे खोद दिए हैं, पानी भर रहा है, जनता उसमें परेशान हो रही है, लार्वा उसमें पनप रहा है। तो इसलिए जो है जितने विभागों के जहाँ जहाँ कोई कमियाँ मिली हैं तो उनके चालान किए गए हैं। आज शाम को मैंने 4 बजे उनको यहाँ बुलाया है और उनको फिर कहा जाएगा कि अगर आप चेते नहीं तो हम आपसे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जनता को हम धोखा नहीं दे सकते। तो मैं पहले भी बताया है कि 2 तरह से इस पे काम होता है। एक तो कि बिल्कुल प्रिवेंशन हो, लोगों में प्रचार प्रसार हो, और जितने भी घर हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे लोग स्वयं ही अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हो गई जहाँ नाले हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, पब्लिक प्लेसेस में हो रहा है, वहाँ पे फॉगिंग की व्यवस्था और लार्विसाइडिल का स्प्रे। तो लार्विसाइडिल का स्प्रे अब चल रहा है और इन्होंने टीम बनाई है। पूरे शहर को 12 जोन में इन्होंने डिवाइड किया है नगर निगम ने, और डेली ही ये कार्यवाही चल रही है जगह जगह जहाँ भी वाटर लॉगिंग की समस्या है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।